अस्सलाम वालेकुम। पहले इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो आखिरी मैच हुआ है, पहले उसे डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हमारा एशेज है, फिर कुछ पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज हैं, और फिर उसके बाद एक बहुत ही अजीब फैसला हुआ है जो इंडिया का कि सिलेक्शन में वो उसको भी एंड में डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले आ जाते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका का लास्ट T20। भाई, 231 फॉर 5, ये जो स्कोर बना है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की बदौलत बना है। नजर तो आ रहा होगा कि सबने अच्छा खेला है। तिलक वर्मा 73 ऑफ 42, 172 का स्ट्राइक रेट। अभिषेक शर्मा 34 ऑफ 21, और ये संजू सैमसन 37 ऑफ 22। सबने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला है, लेकिन जिस आदमी ने ये गेम बना के दिया है ना, उसका नाम है हार्दिक पांड्या। जो पहली बॉल पे आके सीधा छक्का दिया था ना इस बंदे ने, शायद कॉर्बिन पहुंचता अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। भाई, 25 बॉलों पे 63 रन, 5 छक्के, 5 चौके, 252 का स्ट्राइक रेट। तबाही फेर दी इस आदमी ने। और फिर एंड में 3 बॉलें खेल के शिवम दुबे ने भी 10 रन बना लिए, तो उसका भी स्ट्राइक रेट जो है वो 300 पे जा रहा है। तो असल में जो 231 और 201 तकरीबन साउथ अफ्रीका ने बना लिया। अगर मैं बोलूँ ना कि यहाँ पे जो डिफरेंस पड़ा है, बस वो वही 10-15 बॉलें हैं जो जिसपे एक्स्ट्रा स्ट्राइक ले गया हार्दिक पांड्या। शायद ये आप कह लो, अगर 63 बॉलों पे 25 बॉलों पे 63 नहीं होता, ये 35 या 40 बॉलों पे 63 होता, या 35 बॉलों पे भी होता, तो वो जो 10 बॉलें थी ना, वो 10 बॉलें भी बाकी होती मैच के अंदर, और कुछ भी हो सकता था। तो बेसिकली इस मैच का जो टर्न अराउंड किया है ना, बिल्कुल पलट दिया। साउथ अफ्रीका पूरी तरह कंपटीशन में था। साउथ अफ्रीका जीतने आया था। पिटाई तो हुई उनकी, लेकिन उन्होंने बैटिंग में पूरा जोर लगाया। वो जीतने आए थे। दे वर डिटर्मिन्ड। लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन को तोड़ा सिर्फ एक आदमी ने, उसका नाम है हार्दिक पांड्या। जबरदस्त बैटिंग करके गया यार। कहने को ऑलराउंडर है, लेकिन मेरा ख्याल है दुनिया के सारे बैट्समैनों में नंबर 6 या नंबर 5 का बैट्समैन निकाल लो ना, उसमें नंबर 1 ही आएगा, पहले नंबर पे आएगा। कहने को ऑलराउंडर है, तो इतना यूटिलिटी प्लेयर है। मैं एक सच अगर बात बोलूँ ना, तो इसके बगैर इंडिया की टीम का ना बैलेंस नहीं बनता T20 का। इतना इंपॉर्टेंट आदमी है ये। बैलेंस ही नहीं बनता टीम का। तो खैर, बहरहाल बहुत जबरदस्त इन्होंने खेला। साउथ अफ्रीका की बैटिंग पे आ जाओ। साउथ अफ्रीका की बैटिंग में जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले दो एलिमेंट थे ना भाई, वो थे, एक तो रीजा हेंड्रिक्स का आउट था। ठीक है, 11 बॉलें 13 रन, 12 बॉलें 13 रन। ये बंदा पूरी सीरीज में, 5 मैचेस की सीरीज हुई है, इसमें शायद ये एक में नहीं खेला, 4 में खेला है। और 4 मैचेस में से यार एक में ये परफॉर्मेंस नहीं दे के दिया। मैं इस आदमी को रेट करता हूँ एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका टीम, जो कि अपनी टीम को स्टेबलाइज करेंगे, मारेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मैं इसको वहां रेट करता हूँ। और इस आदमी ने इंडिया की सीरीज में, से कहते हैं ना, बर्बाद कर दिया, अपनी परफॉर्मेंस को खुद तबाह कर दिया। भाई, क्या ऐसे कोई बड़े स्पिनर, फास्ट बॉलर, ठीक है, अच्छा है, मान रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त बॉलर हैं उनके, सब कुछ है, लेकिन फिर भी यार ये परफॉर्मेंस दोगे तुम 4 मैच में? 4 मैच बहुत बड़ा सैंपल होता है यार। इसमें एक भी मैच में आप कंफर्टेबल नहीं लगे, और वो नहीं लगे, सेटल नहीं लगे। तो ये एक अजीब सी चीज हुई। और दूसरी, भाई ये जो बंदा है ना बीच में, डेवाल्ड ब्रेविस और क्या नाम है इसका, ये जो आपका है, डोनोवन फरेरा, एक किसी काम के नहीं है भाई। डेवाल्ड ब्रेविस ने 31 रन बनाए 17 बॉलों पे। भाईजान, बात यह है कि आप और क्विंटन डिकॉक जब खड़े हुए थे, रन रेट 11 के आसपास का था। ठीक है, ये वो वक्त था जब आप में से किसी एक ने फिनिश करना था। या तो डेवाल्ड ब्रेविस फिनिश करता, या फिर क्विंटन डिकॉक फिनिश करता। अब क्विंटन डिकॉक 65 रन कर चुका था। क्या उसी से मैं एक्सपेक्ट करूं कि वही 40 रन और करे? या एक बंदा जो अभी 30-35 पर सेटल हुआ है, इसको स्कोर आगे ले जाना चाहिए? मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों में से किसी एक को ये मैच आगे ले जाना था। ये अब एक साउथ अफ्रीका की रीत बनती जा रही है कि ये वर्ल्ड कप में तो चोकर्स थे ही, लेकिन अब ये इंडिया के साथ भी डिसाइडर्स में चोकर हो गए हैं। वर्ल्ड कप 2023 में 16 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, छक्का नहीं लगा डेविड मिलर से।
तो डेविड मिलर भी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। मिलर नाम कहा जाता है जी, डेविड मिलर, किलर मिलर, और पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते, चिल्लर है भाई ये, इज अ चिल्लर। और सारी की अपनी सारी की सारी परफॉर्मेंस वो इसने आईपीएल में दे दी, ठीक है ना। अब इससे निकल ही कुछ नहीं रहा बाहर, या बुढ़ा हो गया है या एज ज्यादा हो गई है, ठीक है मान रहा हूँ। लेकिन जैसे हम एक बात कहते हैं ना कि कुछ पिलर्स होते हैं टीम के, स्ट्रॉन्ग पिलर्स, जिन पे टीम खड़ी होती है, वो टीम के पिलर्स जो हैं वो टीम को आगे जितवाते हैं। टीम एक्सपेक्ट करती है, पूरी आवाम एक्सपेक्ट करती है कि वो टीम मैच निकाल के देंगे। तो वो कौन थे? क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, एडन मार्करम और मिलर। देख लो भाई सबकी परफॉर्मेंस क्या है, सिवाय एक क्विंटन डिकॉक के इस पूरी सीरीज में कोई नहीं चला T20 की। उसके बाद फिर डोनोवन फरेरा, ये तो यहाँ भी फेल हुआ था। मैं तो उसको साफ सी बात कहता हूँ भाई, ये एक जिम्बाब्वे मटेरियल है, ठीक है ना। जैसे जिम्बाब्वे का बेस्ट बैट्समैन अगर हो सिकंदर रजा, ठीक है, तो वो कितना ही को इम्पैक्ट डाल देगा। ये सिकंदर रजा भी नहीं है, ये उससे भी नीचे है। तो ये जिम्बाब्वे मटेरियल है। ये साउथ अफ्रीका की टीम में क्यों लिया है इसको? अब क्या करेंगे, वर्ल्ड कप सर के ऊपर खड़ा हुआ है, खिलाएंगे, ड्रॉप करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन ये एक एक बिल्कुल फजूल सिलेक्शन है जो साउथ अफ्रीका कैरी कर रहा है अपने साथ। और साउथ अफ्रीका अगर T20 वर्ल्ड कप में हारा, ये बंदा रीजन होगा, क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर में करता है कुछ नहीं और मैच जीते ही मिडिल ऑर्डर से जाते हैं। तो इसके बाद इसको रखा हुआ है मिडिल ऑर्डर में। एडन मार्करम क्योंकि भाई कप्तान है, तो वो सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो ओपनर आ जाते हैं, कभी वो वन डाउन आ जाते हैं, कभी वो मिडिल ऑर्डर। जब ज्यादा मारना होता है तो वो बिल्कुल नीचे होते चले जाते हैं कि मेरी बैटिंग जितनी नीचे आ जाए उतना बेहतर है। अबे भाई तू कैसा कप्तान है? ऊपर आ, जिम्मेदारी ले, मार, 3 छक्के मार के आउट हो जाए, और मार तो सही। तो ये भी 4 बॉलें 6 रन किए, स्वीप खेलते हुए आउट हुआ था वरुण चक्रवर्ती को। वो क्या कहते हैं, रिवर्स स्वीप। रिवर्स स्वीप कोई इतना मुश्किल चीज नहीं होती। अगर चलो आपने नहीं भी मारा था ना, नहीं नहीं कनेक्ट हुई, अब एटलीस्ट टच तो मार दो बॉल को, तो आपका एलबीडब्ल्यू बचता है। लेकिन कुछ भी नहीं, सीधा कोई यूं रिवर्स स्वीप को यूं उल्टा खेलने गए, बॉल भी मिस कर दी, सब मिस कर दिया और एलबीडब्ल्यू खाली। और वो बॉल ही एलबीडब्ल्यू और बोल्ड की करता है वरुण चक्रवर्ती के पास। अब मेरा ख्याल है दुनिया ने देख लिया है, एक ही तरह का बॉल है आउट करने का, जो उसका बॉल ड्रिफ्ट होता हुआ अंदर आता है, ठीक है ना। उसी पे एलबीडब्ल्यू है, उसी पे बोल्ड है। जिसने वो पकड़ लिया वो उसको मारेगा दबा के, और जो उसको नहीं पकड़ेगा वो उसको विकेट देता रहेगा। और सो फार वरुण चक्रवर्ती इज द विनर, क्योंकि वो अपनी बॉल, अगर वो 2 छक्के खाता है तो वो विकेट ले लेता है, या शुरू में ही विकेट लेके प्रेशर में डाल देता है। तो अभी तो इस सीरीज का प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बना है, सॉरी, मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज भी वही बना है। मैन ऑफ द मैच तो मेरा ख्याल है हार्दिक पांड्या था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, तो ये है। और दूसरा ये कि फिर जॉर्ज लेंडे और मार्को यानसन थोड़ा बहुत हिटिंग करी, कॉर्बिन बॉश को बहुत नीचे भेजा। भाई अगर आपको हिटिंग करनी थी तो थोड़ा सा चांस ले लेते, कॉर्बिन बॉश को वन डाउन भेज देते। एडन मार्करम खुद नीचे आया ना, तो डेविल ब्रेविस के साथ ऊपर कॉर्बिन बॉश को भेज देते, बोलते भाई जा मार, खुले हाथ से मार, जितना मार सकते हैं मार, जल्दी से 30 रन कर दे 10 बॉलों पर आ जा। तो वो आपने उसको भी वो वाला रोल दिया है कि जहाँ के ना जाके बिल्कुल तूने 3 ओवरों में तूने मैच जिताना है। तो यार उस प्लेयर पे ये जिम्मेदारी क्यों डाल रहे हो? उसे तो ऊपर करके बोलो कि जाओ मारो। तो उसका भी पूरा यूज नहीं किया है कॉर्बन बॉश का। ओवरऑल इनकी टीम में मैं एक चीज देख रहा हूँ, ये जो 5 मैचेस हमने देखे और 2-3 मैचेस ही हमारे पास खेल के गए थे, इससे एक चीज तो क्लियर हो गई है भाई, इनके पास मैच विनर्स अब नहीं रहे मिडिल ऑर्डर के। जो इनके पास मैच विनर होते थे, क्लासन होता था, वेंडरटूसन होता था, ये फिनिशर्स थे। मैं फिर इसके साथ मिलर जुड़ता था, तो ये 3 ऐसे प्लेयर थे जो कि आप कह सकते हो फिनिश की तरफ लेके जाते थे गेम को। एक से बचोगे तो दूसरा मारता था, दूसरे से बचोगे तीसरा मारता था, फिनिश करते थे गेम को। अब इन्होंने फिनिशिंग रोल किसके हाथ में पकड़ा दिया भाई? डेवल ब्रेविस, डोनोवन फरेरा, एक एक मिलर है बीच में, और अकेला उससे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब उसकी फॉर्म का मसला है, एज का मसला है, फिटनेस का मसला है, या क्या है जी, कसम खाई हुई है कि इंडिया के खिलाफ रन नहीं करने हैं, क्या मसला है ये तो वही जानता है। लेकिन मुझे नहीं पता क्या रीजन है, पर बहरहाल ही, डेविड मिलर इज नॉट डिलीवरिंग अगेंस्ट इंडिया एट ऑल, नहीं डिलीवर कर रहा। ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आए थे, पता नहीं क्यों, क्या मसला था इनको कि जी हम शायद छोटी टीम है। तो चलो भाई, बड़ी टीम है तो बड़ी टीम के खिलाफ रन कर लो, अब बड़ी टीम के खिलाफ तुमसे हो नहीं रहा।
छोटी से खेलना नहीं है, बड़े से करना नहीं है, क्योंकि होता नहीं है। और सामने अच्छे बॉलर लगते हैं तो फिर वो रन नहीं करने देते। तो क्या क्रिकेट क्या खेलनी है फिर आपने? आपकी तो क्रिकेट वो साउथ अफ्रीका में जाके मार लो छक्के जाके लीग्स के अंदर या आईपीएल के अंदर, तो ये कर लो, क्योंकि आपसे वैसे तो रन होते नहीं है। तो भाई बहुत ही सॉरी परफॉर्मेंस दी है इसने। और देखो भाई, मैं यंगस्टर्स को खिलाने के उसमें नहीं हूँ कि आप खिलाओ नहीं, खिलाओ, बिल्कुल चांसेस दो, लेकिन देयर अ पॉइंट कम्स वेयर यंगस्टर्स हैव टू डिलीवर, ताकि वो टीम का परमानेंट मेंबर बने। अब डोनोवन फरेरा नॉट डिलीवरिंग, डेवाल्ड ब्रेविस, अब 30 रन को आप डिलीवरी कहते हो तो कह लो भाई, यहाँ मैच खत्म करना था, मैच की जिम्मेदारी लेनी थी, वो नहीं ली, तो ही इज ऑल्सो नॉट डिलीवरिंग। और फिर तीसरा जो है ये रीजा हेंड्रिक्स, जिस पे मैं बहुत फेथ कर रहा हूँ कि यार ये तो वर्ल्ड कप में इनका इंडिया के अंदर ही है, तो ये तो इनका मेन प्लेयर बनेगा ओपनर, यार इसने तो अच्छा खेलना था। तो इसको तो इंडिया ने हिलने नहीं दिया अपनी जगह से, जैसे बच्चों को क्लास में खड़ा करके पनिशमेंट देते हैं ना, इस तरह खड़ा किया है इसको, और ये हिल नहीं सका अपनी जगह से, ऐसा खिलाया है इसको। तो खैर बहरहाल, वेल डिजर्व विक्ट्री। बुमराह का एक ओवर बहुत अच्छा आया था बीच में, जिसमें उसने, जहाँ पर कोई मेरा ख्याल है 13-14 रन पर ओवर चाहिए था, और उसने विकेट लेने के बाद पूरा ओवर ही डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल करी, शायद लास्ट बॉल पे एक आधा, तो डेथ ओवर में वो बंदा जो है वो एक ओवर एक रन कर गया था। और अगर मैं बुमराह के स्टैट्स भी देखूं, जहां पर आप कहो कि सारे ही बॉलर पिटे हैं, बुमराह ने 4.5 की इकोनॉमी से ओवर किए हैं, 4 ओवर 17 रन, 2 विकेटें। तो बड़ी परफॉर्मेंस है यार ये। एक शायद इसका आउट था जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हुआ, लगा कि शायद गैप है, लेकिन आउट दे दिया। खैर बहरहाल मैं उसमें पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जो आपके प्लेयर थे उन्होंने कौन सा आपको हरवा जितवा दिया। ऊपर डोनोवन फरेरा पहली बॉल पे आउट हुआ, इतने क्रंच मैच में कोई पहली बॉल पे आउट होता है? ये प्लेयर ही नहीं है भाई, मैंने बोला जिम्बाब्वे मटेरियल है ये, ही इज जिम्बाब्वे मटेरियल, इससे ज्यादा उस प्लेयर की कोई हैसियत नहीं है। उसके बाद आ जाओ भाई, सबसे एक अभी वो वाला फैसला जो अभी अभी आया है, और पूरी इंडिया की टीम उस पर तिलमिलाई हुई है, इंडिया की पूरी आवाम तिलमिलाई हुई है, और वो ये है कि जी इंडिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुआ, और गिल को बाहर करके ईशान किशन को अंदर कर दिया, जितेश शर्मा को बाहर करके रिंकू सिंह को अंदर कर दिया। अच्छा, इस पे मेरे मिक्स्ड व्यूज हैं। मैं मिक्स्ड व्यूज इस वजह से दे रहा हूँ कि सिलेक्शन यूं ठीक है कि पूरा इंडिया चीख रहा था कि जी शुभमन गिल गलत आया, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सिलेक्शन ठीक है कि जी आपने शुभमन गिल को मौका दिया, नहीं चल सका, बाहर किया, उसकी जगह जो बैटर खेल रहा था डोमेस्टिक में उसे वापस ले आए अंदर। तो सिलेक्शन यूं ठीक है। रिंकू सिंह, इन्होंने देखा जी बेटर फिनिशर कौन हो सकता है, जितेश जितेश शर्मा ज्यादा अच्छा खेलेगा या रिंकू अच्छा खेलेगा, हैं दोनों बैट्समैन ही, बॉलर तो है नहीं, तो हम रिंकू सिंह को इन कर देते हैं, इसको बाहर कर देते हैं। तो फैसला गलत नहीं लग रहा, ठीक है, टाइमिंग गलत है। टाइमिंग क्यों गलत है? कि अगर आपको लगता था कि रिंकू सिंह और, जो है वो ईशान किशन दोनों डिलीवर कर सकते हैं आपके लिए, और वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में मौजूद हैं, आपके प्लान्स में मौजूद हैं, तो भाई उनको एशिया कप से डालते हैं। तो आज तक ये इनफ मैचेस ले चुके होते। संजू सैमसन भी, ईशान किशन ऊपर, और नीचे जो है जितेश शर्मा और रिंकू सिंह रिप्लेसमेंट में। रिंकू सिंह तो था, खैर एक मैच खेला लेकिन उसे मौका नहीं मिला, लेकिन जितेश शर्मा भी था, तो अब दोनों की रिप्लेसमेंट एक एक करके मैचेस मिलते रहते हैं उन्हें। फिर आप देख लेते कि भाई दोनों में से कौन बेहतर था। लेकिन अब आपने क्या किया है कि सारी T20 सीरीज शायद अभी पड़ी भी हो कोई, लेकिन सब कुछ बड़े बड़े मैचेस खत्म होने के बाद आज जब T20 टीम अनाउंस करने का टाइम आया है, तो आपने एकदम से वो परफॉर्मर डाल दिए जो आपको लगता है परफॉर्म कर जाएंगे। ये लगता है वाली परफॉर्मेंस होती है ना, ये फिर वो वाली बात हो जाती है, जैसे कहते हैं ना वो लॉटरी वाली बात है कि लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो गए। तो ऐसा नहीं है कि प्लेयर बुरे हैं या ये कोई लॉटरी टाइप के हैं कि जी नहीं चलेंगे, नहीं, सारे अच्छे प्लेयर हैं। बुरी सिलेक्शन मैंने शुरू में ही कहा कि कोई भी नहीं है। इट इज ओनली द टाइमिंग, ठीक है, आपने प्लेयर्स को वो
गेम टाइम वो प्रोसेस ही नहीं दिया जिसके ज़रिए उन्हें वर्ल्ड कप में सीधा चांस मिलता। और शुभमन गिल को आपने पूरे टाइम मौका देके एकदम से एंड में ड्रॉप कर दिया। अब मैं ये बात मेरे ज़हन में बार-बार चल रही है कि संजू सैमसन ने पिछले मैच में कोई 37 रन्स बनाए थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, तो 168 के स्ट्राइक रेट से खेला। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा भी क्या कर दिया उसने, क्या कोई 90 रन मार दिए थे, क्या 125 रन कर दिए थे? ऐसा क्या कर दिया कि एकदम से जो है वो शुभमन पीछे हो गया और वो आ गया। और इतने टाइम से वो जब वो 200 करके बैठा हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, तो तब शुभमन आ गया था। तो अगेन मैं यही बात बोलूंगा, दे हैव ट्राइड टू करेक्ट देमसेल्व्स, द ओनली प्रॉब्लम इज टाइमिंग। जिस टाइमिंग पे ये अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं ना, वो दैट इज क्वेश्चनेबल और बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इससे होता क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे, वो मैं ज़रा सोच रहा हूँ अभी। इसका इम्पैक्ट पहला ये होगा कि जब आप टीम में एकदम से दो नए एंट्रेंट लाते हो ना, टीम की फॉर्मेशन थोड़ी डिस्टर्ब होती है और टीम का जो प्लेइंग प्लेइंग पैटर्न है वो भी डिसाइड तभी होता है जब आप खेलते हैं। ठीक है ना? अब अभिषेक शर्मा जा रहा है खेलने के लिए, उसे पता है कि मेरे साथ शुभमन ओपन करेगा, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके साथ मैदान मैदान में उतरा जाता है। ठीक है? अब संजू सैमसन आ जाएगा, चलो यहाँ तक भी ओके है। अगर गलती से संजू सैमसन फेल हुआ और ईशान आ गया, तो अभिषेक शर्मा भी हिल जाएगा। मेरा बताने का मकसद ये है कि इतनी जब आप चॉपिंग चेंजिंग करते हो, तो उससे होता ये है कि सिर्फ वो प्लेयर नहीं जो कि खराब खेलने डिस्टर्ब होते हैं, उसके साथ जो सही भी खेल रहे होते हैं ना, उनका भी माइंडसेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। मिसाल के तौर पे उसको यूं ले लो कि तिलक वर्मा खेल रहा है, ठीक है, और पहले वो जितेश के साथ खेल रहा था नीचे, एक खास अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों रन कर रहे थे। अब जितेश हटा, एकदम से रिंकू आ गया। ठीक है? दोनों प्लेयर बुरे नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग से होते हैं जो कि मैच चल रहे होते हैं। ठीक है ना? पार्टनरशिप्स होती हैं, तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ खेलना होता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग अगर डिस्टर्ब होगी तो तिलक वर्मा भी डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है ना? तो ये एक मुझे इम्पैक्ट दिख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नए आने वालों की वजह से वो जो अंडरस्टैंडिंग बनती है ग्राउंड के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राउंड नहीं, ग्राउंड के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग होती है बैटिंग के दौरान, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, प्लानिंग डिस्टर्ब ना हो जाए, स्ट्रेटेजी डिस्टर्ब ना हो जाए। पहली चीज। दूसरी चीज जो मुझे नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि ये जो इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिलेक्शन है, ठीक है, कि जी कभी इसको पीछे कर दो, कभी इसको आगे कर दो, आज ये सही नहीं लग रहा, इसको यूं कर दो, इसको पीछे आगे कर दो, इसको यूं कर दो, इससे टीम्स अनसेटल हो जाती हैं पूरी की पूरी। ठीक है ना? और फिर जब आप बहुत ज्यादा टीम में आना जाना रखते हैं ना कि जी वो वाला प्लेयर यूं आएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं आएगा, तो उससे होता ये है कि टीम में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। और जब वो इनसिक्योरिटी सब में बिल्ड होती है, दैट रिफ्लेक्ट्स इन द टीम। कहीं ये वो प्लेयर ना खा जाए आपकी ये इनसिक्योरिटी जो कि अच्छा भी खेल रहे थे। ये बात समझने की है भाई। इस डिसीजन का इम्पैक्ट कहीं जो है वो दूसरों पे ना आना शुरू हो जाए, क्योंकि सभी इनसिक्योर हो जाएंगे ना। अभी आज को ये बैठा तिलक तिलक वर्मा भी, चलो तिलक वर्मा तो परफॉर्मर है, लेकिन कोई ऐसा परफॉर्मर जो कि अक्षर पटेल है फॉर एग्जाम्पल, एवरेज परफॉर्मेंस दे रहा है बैट के साथ भी बॉल के साथ, उसको एकदम से ये हो जाए कि यार आज तो मैं बन गया हूँ वाइस कैप्टन, बन गया हूँ, क्या जो भी है, कल को मैं बाहर तो नहीं हो जाऊंगा। ये जब फील आ जाती है ना, तो बाद में 100% अपना फील्ड में नहीं दे सकता। ठीक है ना? तो ये गौतम गंभीर ने और ये जो भी अजित आगरकर हैं, जो उनके सिलेक्शन है, उन्होंने बिल्ड करनी शुरू कर दी है। ये हमारी टीम में भी होती थी बाय द वे। हम बर्बाद इसीलिए हुए हैं, अब माशाल्लाह आप लोग भी वही कर रहे हो जो बर्बादी की तरफ जा रहे हो। तो खैर बहरहाल, ओवरऑल अगर मैं वैसे देखूं तो बहुत अच्छी टीम सिलेक्शन है, सब कुछ ठीक है। इट इज़ ओनली द टाइमिंग। ईशान किशन बहुत अच्छा प्लेयर है, मैंने उसकी एक इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, शायद उसने कोई 100 वो मारा है उस पे मुश्ताक अली में। तो अच्छा टच में है। उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई जितेश शर्मा की बैटिंग या ईशान किशन की बैटिंग, किसकी बैटिंग लें, तो उन्होंने बोला ईशान किशन के साथ जाते हैं। नॉट अ बैड डिसीजन, नॉट अ बैड डिसीजन एट ऑल, बिल्कुल सही डिसीजन है। इट इज ओनली द टाइमिंग जो कि गड़बड़ लग रही है। तो बहरहाल ये है। और दूसरी तीसरी जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है जो मुझे नजर आ रहा है, जो आ सकता है और अगर आ गया
तो वो तो एक तबाही फेर देगा इनकी क्रिकेट के अंदर। और वो ये है कि देखो, शुभमन गिल खुद के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये है तीसरा सवाल मेरा। अगर एक प्लेयर एक एक टूर्नामेंट में कैरी होता है, उसे कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि भाई तुम जा रहे हो वर्ल्ड कप में, तुम वाइस कैप्टन हो, तो वाइस कैप्टन को तो वैसे ही जहन में होता है कि मैं तो हूं ही टीम के अंदर। अगर उसको ऑल ऑफ अ सडन आपने ड्रॉप मारा, तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये उसके बाकी फॉर्मेट्स की बैटिंग पे तो नहीं असरअंदाज होगा? बिल्कुल हो सकता है। अब ये आपका टेस्ट का स्पेयर हेड बैट्समैन है, और आपने उसे जहनी तौर पर डिस्टर्ब कर दिया है। सब कुछ वर्ल्ड कप तो नहीं था, वर्ल्ड कप के बाद भी बहुत सारी सीरीज आएंगी, उन सीरीज में रन करने होंगे, ओडीआई आएंगे, टेस्ट आएंगे, जिसमें जो उसके फॉर्मेट है जिसमें तो वो खेलेगा ही खेलेगा। कहीं आपने उसके लिए तो नहीं फारिग कर दिया इसको? इसी तरीके से प्लेयर्स बर्बाद किए जाते हैं, और हमने बाबर आजम के साथ भी यही किया था। अब आप ये कर रहे हो शुभमन के साथ, ये यूं नहीं होना चाहिए था। शुभमन के बारे में जैसे बाकी सब कह रहे थे अपने उसमें, अपने इंडियन के मीडिया में पहले ही बातें चल रही थी, हम भी यही कह रहे थे, और पाकिस्तान में भी सब यही डिस्कस कर रहे थे कि यार शुभमन सूट ही नहीं कर रहा T20 को। तो आपको नहीं लेना चाहिए था ना, उसी वक्त डालते ईशान किशन को, एशिया कप से लेकर आते, तो आज तक आपकी टीम बहुत प्रीटी मच शेप ले चुकी होती। और शायद, और मैं इस बात पे 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि ईशान किशन रन करता, ईशान किशन अच्छा खेलता। वो इतना बुरा प्लेयर ही नहीं है कि वो फेल होगा। अच्छा प्लेयर है, एक आधे में फेल भी हो जाएगा, रिकवर करके वापसी आएगा, वो बड़ा प्लेयर है यार। वो सिर्फ क्योंकि टीम में इतने बड़े प्लेयर थे उसका मौका नहीं बनता। तो वो अगर आप उसको उस वक्त डालते तो अब तक तो वो सेटल हो चुका होता, शायद एक आधा, एक दो तीन सौ भी मार चुका होता वो T20 के अंदर। वो तो दूसरा अभिषेक शर्मा है, वो अभिषेक शर्मा से कम है क्या? तो एक तो वो आप लोगों ने गलती करी कि उसको शुरू से नहीं लिया, और दूसरा ये है कि रिंकू सिंह को एक मैच मिला एशिया कप का। चलो ठीक है, एशिया कप में तो आपको जीतना था, आपने उसका हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन उसके बाद अभी तक 5 T20 भाई खेले हो साउथ अफ्रीका से। खुदा के बंदो, उसको 2 मैच तो दे देते। अगर वर्ल्ड कप में जा रहा था, 2 मैच तो दे दे। तो उसको कुछ भी नहीं दिया और सीधा वर्ल्ड कप में डाल दिया। तो अगेन वही वाली बात है, लॉटरी वाली चीज हो गई है। प्लेयर्स अच्छे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ 99% चांस तो यही है परफॉर्म कर देंगे, लेकिन क्योंकि आपने उन्हें गेम टाइम नहीं दिया हुआ, या पता नहीं शायद कोई सीरीज हो बीच में अभी, तो अब नहीं पता कि क्या होगा। मैं ये होपफुल हूँ, मुझे नहीं मालूम, मुझे, मैं इंडिया की क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं करता, लेकिन मुझे इतना भी मालूम नहीं है अभी इतना मुझे कि इनकी कोई सीरीज रखी हुई है आगे जिसमें ये लड़के खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, मुझे नहीं पता। अगर कोई सीरीज हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा इनके लिए। लेकिन अगर फर्ज कर लो यहाँ से सीरीज नहीं हुई, तो भैया फिर बड़े प्रॉब्लम में आने वाले हैं ये। ठीक है, क्योंकि इनकी अब फिर टीम में को खिलाने के लिए क्या आप करोगे? बिल्कुल एंड सर पे खड़े हुए हो आप वर्ल्ड कप के। मेरा ख्याल है 1 महीना 1.5 महीना और फिर वर्ल्ड कप शुरू है। ठीक है ना? तो देखते हैं। मेरे हिसाब से राइट डिसीजंस, नॉट श्योर इफ इट इज द राइट टाइमिंग। बस मैं इसमें यहीं पे क्या क्लोज करूंगा। बाकी प्लेयर्स बुरे नहीं है। ईशान किशन मुझे शुरू से बड़ा अच्छा लगता है भाई, बड़ा हार्ड वर्किंग क्रिकेटर है। पाकिस्तान के खिलाफ भी एक इनिंग में अच्छा खेल चुका है एशिया कप के अंदर। तो इतना बुरा प्लेयर नहीं है, प्लेयर शेर सारे अच्छे हैं। रिंकू सिंह भी बहुत जबरदस्त है, और जितेश शर्मा से अच्छी चॉइस है। शुभमन गिल से बेहतर चॉइस है ईशान किशन भी। लेकिन बस वही वाली बात मैंने कही कि नॉट श्योर कि टाइमिंग ये है या सही है या नहीं है। वरना ठीक सिलेक्शन ठीक हुई है, और मेरा ख्याल है कि जो लूप होल्स फिल करने की कोशिश की है टीम सिलेक्शन, इसके लिए इसमें बड़ी ब्रेवरी चाहिए, और वो उन्होंने ब्रेवरी दिखाई है। तो ब्रेवरी भी है, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो गोइंग अलोंग विद एन इनकंसिस्टेंट साइड इनटू द वर्ल्ड कप। अब वो इनकंसिस्टेंट साइड उनको परफॉर्मेंस निकाल के दे देती है या फेल हो जाती है, ये तो भाई वक्त ही बताएगा। प्रोसेस में रहते तो शायद इतनी बात ना होती, लेकिन ये प्रोसेस से थोड़ा सा हटे हैं। लेट्स सी, इट माइट जस्ट क्लिक, और मे बी ईशान किशन इस वर्ल्ड कप के बाद एक नया सुपर हीरो बन के आ जाए इंडिया की क्रिकेट के। यू नेवर नो, रिंकू सिंह यू नो इंडिया का बेस्ट फिनिशर बन जाए, यू नेवर नो। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन भारत ओवरऑल आई वुड से गुड डिसीजंस, गुड डिसीजंस। तो खैर आज की वीडियो बस यहीं तक है। वीडियो को लाइक कर लिया, चैनल सब्सक्राइब कर लिया। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।